अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें रजब भट्ट का ये कहना है की सज़ा दो है बस, सज़ाए मौत और उम्र कैद। लेकिन इसके लिए कभी शवाहिद का होना था कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो पैसा कमाना है, वो किसी भी वे से हो, वो हलाल है या हराम है, कोई तमीज़ नहीं है। पाकिस्तान का जो फौजदारी का कानून है, पाकिस्तान पिनल कोड, उसका सेक्शन 295A है, 295B और 295C। 295A क्या कहता है? उन्होंने किसी ईसाइयों के अकायद को मजरू किया तो ये एक ऑफेंस है, जुर्म है, जिसकी ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक सज़ा जो है वो 10 साल तक है। ये जन्नत है ना, तो जन्नत किसी ने देखी ना, तो जन्नत से कोई वापस आया और ना उसने बताया कि जन्नत किस तरह की दिखती है। तो रजब भट्ट अब वहाँ पर इंजॉय कर रहा है, आप उसको देखें, कहीं से लगता है कि उस पर जो है वो इस तरह के केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं जो कि हाथ में कानून पकड़ रहे हैं और खुलेआम जो है वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी कम्युनिटी है वो इसके खिलाफ चढ़ गई है, इसके ऊपर चढ़ गई है, आप यूँ कह लें, अब इसकी जान नहीं छूटती। अभी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमान आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे स्क्रॉल किया जाता है और अक्सर हमने हर तरह से मौक़िफ़ लिया कि रजब भट्ट का आखिरकार फ्यूचर क्या होने वाला। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें रजब भट्ट का ये कहना है कि मैंने उलमा कराम से पूछ कर ये टैटू बनवाया है कि इसके बाद वज़ू या नमाज जायज़ है या नहीं। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। आज हमारे साथ एडवोकेट अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि रजब भट्ट पर जो इस टाइम केसेस हैं उनकी सज़ा के बनती है और इस टैटू से रिलेटेड हम बात करेंगे रजब भट्ट के बारे में एडवोकेट अब्दुर्रहमान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह का। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में, तो रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किया जाता है। आप रजब भट्ट के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, रजब भट्ट एक पर्सनैलिटी है जो कि जिनको ज़्यादातर बच्चे देखते हैं और कुछ उसके अच्छे ट्रेंड भी हैं, कुछ गलत ट्रेंड भी हैं और माशरे के अंदर मेरे ख्याल से कि आज जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनकी डिमांड्स भी बड़ी होती हैं। एंड सेकेंडली इन्होंने प्रिंसिपल सेट कर दिया है कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो पैसा कमाना है, वो किसी भी वे से हो, वो हलाल है या हराम है, कोई तमीज़ नहीं है। और इस तरह से एक अलमिया है, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो जिन्होंने पूरी आवाम को अपने पीछे लगाया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का जो है वो टेस्ट या पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। सेकेंडली रजब भट्ट के ऊपर जो 295A 295B ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक अहराम बरपा है। आज से अगर साहब कबल भी उसके ऊपर एक केस फाइल होने लगा था और अभी रिसेंटली एक केस उसके ऊपर फाइल हुआ है 295A का। 295C के भी इम्कानात हैं, देखना पड़ेगा 295A क्या है, 295B क्या है, 295C क्या है, इन तीनों का डिफरेंस क्या है और ये क्या है, हमारी पब्लिक में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी इसको समझें, ये कॉमन चीज़ है। पाकिस्तान का जो फौजदारी का कानून है, पाकिस्तान पिनल कोड, उसका सेक्शन 295A है, 295B और 295C। 295A क्या कहता है? 295A कहता है अगर किसी शख्स ने डेलिबरेटली बोलकर, लिख कर या किसी भी तरीके से किसी भी मजहबी अकायद को मजरू किया, यानी कि अगर कोई शिया है उसने सुन्नियों के अकायद को मजरू किया, कोई सुन्नी है तो उसने शियों के अकायद को मजरू किया, या किसी मुसलमानों ने किसी ईसाइयों के अकायद को मजरू किया, तो ये एक ऑफेंस है, जुर्म है, जिसकी ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक सज़ा जो है वो 10 साल तक कैद है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 295B पे आ जाते हैं। अगर कोई शख्स किसी भी आयत का, किसी भी सूरा का, किसी भी सिपारे या पूरे कुरान का किसी भी तरह वो तौहीन करता है, वो बोलकर तौहीन कर देता है, या वो लिख कर, या वो कुरान पाक की किताब की तौहीन कर देता है, तो ये एक जुर्म है जिसकी सज़ा उम्र कैद हो सकती है। 295C है, ये बड़ी एक जो है वो एक हिला देने वाली टर्म है और ये हर मुसलमान का ईमान है। 295C 295C क्या कहता है? अगर किसी शख्स ने बोलकर, लिख कर, इशारे से, एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली किसी भी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी, तो ये एक संगीन जुर्म होगा जिसकी सज़ा दो है बस, सज़ाए मौत और उम्र कैद। लेकिन इसके लिए कभी शवाहिद का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उठे और जिसको मर्ज़ी जो है वो सर कलम कर दिया या गोली मार दी और अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया और कहा जी इसने 295C कमिट किया था। कोई भी जुर्म हो जाए, नबी पाक की तौहीन भी हो रही है, देन यू मस्ट बी प्रूव्ड इन अ कोर्ट। ऐसा नहीं है कि आप मुँह उठा के किसी चीज़ की मर्ज़ी ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, कोर्ट में प्रूव करें कि उसने जुर्म किया। अगर जुर्म किया तो फिर सज़ाए मौत और उम्र कैद कानून में लिखी हुई है, कानून से अदालत के ज़रिए उसको मिलेगी। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन ये हर मुसलमान का ईमान है। अगर कोई इसकी तौहीन करता है तो वो इस्लाम का मुजरिम है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, अभी रजब भट्ट ने टैटू बनवाया अपने हाथ पे और कहा है, अक्सर हमारे इस्लाम में यह माना जाता है कि अगर आपके जिस्म पर कोई टैटू होता है तो उससे आपका वज़ू नहीं होता है। अक्सर ख़वातीन नेल पेंट लगाती हैं तो उनका वज़ू नहीं होता है, और मतलब ये सारी चीज़ें हमारे इस्लाम में हमें बताई गई हैं। तो टैटू आप किसी भी मुसलमान पे मेरा ख्याल है कि नहीं देखा होगा जो कि नमाजी है, जो नमाज़ पढ़ता है। रजब भट्ट ने अभी सोशल मीडिया पर ये बात एक्सेप्ट की है कि मैंने उलमा कराम से पूछ कर टैटू हाथ पर बनवाया,
जिसमें वो ये कह रहा है कि ये जन्नत है, ना तो जन्नत किसी ने देखी, ना तो जन्नत से कोई वापस आया, और ना उसने बताया कि जन्नत किस तरह की दिखती है। तो क्या ये टैटू हमारे इस्लाम में जायज़ है? और रजब भट्ट ने कहा है कि मैंने उलमाए कराम से पूछ कर बनवाया है, तो क्या ये हमारा इस्लाम इजाज़त देता है? There are two laws in Islam. The first is Sunni school of thought and second is Shia school of thought. इसी तरह कानून भी दो तरह के हैं, एक सुन्नी लॉ है, एक शिया लॉ है। अब जो सुन्नी उलमा हैं उनके अकॉर्डिंग ना देवबंद, ना हनफी, ना बेलवी, किसी भी फ़िक्र के अकॉर्डिंग जो टैटू है स्किन पे बनाना वो हराम है। उसके अगर आप बना लेते हैं तो वज़ू नहीं होता। बायोलॉजिकली जो वज़ू है वो सुपरफिशियल स्किन का होता है और वज़ू जो है वो हो जाता है। मैं बायोलॉजिकली बता रहा हूँ, मैं मजहबी नहीं बता रहा। एंड शिया स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक शिया कहते हैं कि जो है चूँकि स्किन सुपरफिशियल स्किन का वज़ू होता है, तो इसलिए जो टैटू बन रहा है वो डीप द स्किन बन रहा है, इसलिए वज़ू हो जाता है। शिया के मुताबिक जो है वो शिया टैटू जायज़ है, बट सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जायज़ नहीं है। तो जो लोग जिस अपना अकायद को फॉलो करते हैं उनके मुताबिक ये दो चीज़ें हैं। मेरे नज़दीक जो है वो नहीं बनाना चाहिए, इससे गुस्ल भी नहीं होता, इससे ये इस्लाम का वैसे भी नबी पाक ने मना फरमाया ख़ास तौर के ऊपर कुछ पहनने से, कुछ ओढ़ने से, कुछ ऐसी चीज़ जो काफिरों के साथ मुशाबत दे, तो ये मेरे नज़दीक गलत है। अच्छा रजब भट्ट, यहाँ पर तो उस पर केसेस चल रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में वो नहीं आ सकता। अगर आता है तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अवाम जितनी तैश में है कोई ना कोई से मार डालेगा। और यहाँ से अगर हम बाहर की बात करें, उम्रे के लिए जाता है तो उसका लक अच्छा था कि वो उम्रे के लिए जाता है तो पीछे से उस पर ये केसेस हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से दुबई मूव कर जाता है, जबकि उसके फ्रेंड्स दुबई से पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में, तो रजब भट्ट अब वहाँ पर इंजॉय कर रहा है। आप उसको देखें, कहीं से लगता है कि उस पर जो है वो इस तरह के केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं जो कि मजहब से रिलेटेड है और वहाँ पर उसे कोई परवाह नहीं है। और अभी उसका रिसेंटली एक व्लॉग होता है जिसमें वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे कभी कोई फ़ोन करके कहता है कि तुमने ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, तो इसका मतलब है कि मैं चुप करके व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। तो क्या व्लॉगिंग करना ज़रूरी है? जो केसेस चल रहे हैं उनको हटाने से बेहतर? देखिए, पता क्या चक्कर है, और रजब भट्ट जो है ये दो पहलू हैं। मैं दोनों पहलू बता देता हूँ। पहला पहलू मैं कानूनी बता देता हूँ। जो 295A का उसके ऊपर जो लगा है, ऑफेंस लगा है, ये सिर्फ ऑफेंस लगा है, साबित नहीं हुआ। अगर कोई शख्स कह दे मेरे ऊपर तो 302 लगी हुई है, मेरे ऊपर तो 376 लगी हुई है, 376 लग जाने से, 302 लग जाने से, 295AB लग जाने से जुर्म साबित नहीं होता। ट्रायल चलता है कोर्ट के अंदर, एक शवाहिद का सिलसिला चलता है, एक स्टेज आती है, एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, विटनेस आते हैं, पूरी चीज़ें एक ट्रायल चलता है, प्रूफ होता है। किसी के कहने से और साबित करने में बड़ा फ़र्क है। तो लिहाजा मेरे नज़दीक ये कोई ऐसा उसने जुमला अदा नहीं किया जिसके ज़रिए वो पकड़ में आ जाए। लेकिन दूसरी साइड ये है कि वो आए दिन किसी न किसी पकड़ को किसी बच्चे को बजा देते हैं। उनके घर के बाहर लोग आते हैं, उनके बहनोई ने डेलिब्रेटली कहा था कि मैंने, हाँ, इस बंदे को मैंने बजाया, इसको मैंने जो है वो अगवा किया था। तो ये देखें, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। हाथ में कानून पकड़ रहे हैं और खुलेआम जो है वो लगे हुए हैं, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। तो किसी ना किसी तरह इन्होंने फंसना तो था। और अब जिस तरह एक केस से छूटेंगे दूसरा केस पड़ेगा। ये मैं बता दूं, पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी कम्युनिटी है वो इसके खिलाफ चढ़ गई है, इसके ऊपर चढ़ गई है, आप यूँ कह लें। अब इसकी जान नहीं छूटती। अभी वो कहता है मैं इन उलमा इकराम को इकट्ठा करूंगा, काफ़ी लोगों का वो नाम लेता है, मैं इनको बिठाऊंगा, मैं टेबल टॉक करूंगा और मैं इस गलत नहीं हूँ, मैं साफ़ हो जाऊंगा। तो क्या उलमा इकराम को इकट्ठा करना इतना आसान है और इस्लाम के खिलाफ जाना इतना आसान है? नहीं, उलमा को इकट्ठा कर लेना और उनसे ओपिनियन ले लेना ये कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट का एक अपना सिलसिला है, अदालतों का एक अपना सिलसिला है। जब ट्रायल चलेगा, ट्रायल भी लोकल कमीशन अपॉइंट करेगा कि अगर उनको लगे कि हाँ ऐसा हुआ है तो फिर सज़ा मिलेगी, वो भी अगर ज़रूरत पेश आए। वरना जजेस जो हैं वो जज को बनता है, वो कोई ऐसे कोई 8वीं पास जज नहीं होता, वो पूरा ट्रायल सुनते हैं फिर डिसीजन देते हैं। उलमा को इकट्ठे कर लेने से, मजहबी जमातों को इकट्ठे कर लेने से, इससे बिल्कुल कतन इसके ऊपर आप इसको ऑफेंस हटा नहीं सकते कि ये बंदा बच जाएगा। ये बाइंडिंग नहीं है, ये बस लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों की नज़र में मैं साफ़ हो जाऊँ। कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चलनी है। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ एडवोकेट अब्दुर्रहमान साहब मौजूद थे, इनसे हमने बात की। नई अपडेट्स के साथ हम दोबारा पाकिस्तान एक्सक्लूसिव पे रजब भट्ट के मामले में नई अपडेट लेकर आएंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।